ज्ञानी लोग बताया करते हैं कि सुबह उठ करके और कभी भी शमशान या कब्रिस्तान का रुख नहीं करना चाहिए, ना उनको तरफ देखना चाहिए। कहते हैं लोग कि जो शमशान या कब्रिस्तान होता है वहाँ पर निगेटिव एनर्जी हमेशा रहती है, अर्थात जो काली शक्तियाँ होती हैं वहाँ पर अक्सर मौजूद रहती है। लेकिन जब शमशान कब्रिस्तान ही आपकी कॉलोनी में आ जाए, या कहें कि आपकी कॉलोनी ही कब्रिस्तान या शमशान के पास पहुंच जाए, तो कैसा रहेगा? आप सुबह उठते ही सबसे पहले कब्रिस्तान का मुंह देखेंगे या फिर शमशान का मुंह देखेंगे? तो ऐसा ज्ञानी लोग का कहना है। तो नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज के इस युग में और खास करके शहर में जब लोग बाग मकान बनाते हैं, जमीन तो छोटा ही है शहर में, जमीन तो बढ़ नहीं सकती है, तो धीरे धीरे खिसकती खिसकती शमशान घाट या कब्रिस्तान के पास कॉलोनी बन गई है, अब बनती जा रही है। कॉलोनी जब बन जाती है तो लोग बाग रहना भी शुरू कर देते हैं। आज की जो कहानी जिस पर आधारित है उनका नाम है विवेक। विवेक नोएडा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और ये कहानी 2003 की है। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, जानने के लिए चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, गुजारिश वही है कि अब तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ऑल पे करके, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे, आप कोई वीडियो मिस ना कर पाए। तो शुरू करें आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम विवेक है। ये बात 2003 की है। मेरे परिवार में दो बहनें और मेरे माता पिता, और बहनों की शादी तो हो गई थी, लेकिन मैं अभी कुंवारा था और ड्राइवरी का काम करता था। मैं थ्री व्हीलर चलाने का काम करता था। अब जो पैसा कौड़ी पापा ने जमा किया था, अब तो बहनों की शादी में खर्च हो गया था। रिश्ता मेरे लिए भी आ रहा था उनकी शादी होने के कुछ महीनों के या साल के बाद में, लेकिन अब पैसा नहीं था पापा के पास में। अब शुरू में ड्राइवरी का काम करने लगा था और इसमें इतना आमदनी नहीं थी कि मेरी शादी हो पाए। अब शादी में आप समझ सकते हैं कि कितने पैसों की ज़रूरत होती है। रिश्ता तो चलो मिल गया, लेकिन अब तो रिश्ते को निभाना भी था, उसमें बहुत सारा खर्च था, बैंड बारात, हर चीज़, जेवर तक, कपड़े तक नए लेने होते हैं और वो मोटा खर्चा होता है। तो पापा ने तो रिश्ता तय कर दिया था, लेकिन अब कर्ज लेना चाहते थे, लेकिन कर्ज भी नहीं मिल रहा था। और गांव का जो ज़मीन था उस पर पड़ोसियों ने एक तरह से केस भी कर रखा था, बंटवारे का चक्कर था, तो ज़मीन को भी बेच नहीं सकते थे, ना गिरवी रख सकते थे। अब पापा ने जो सोचा था वो सब उल्टा हो गया था। आज शहर में हम लोग किराए के मकान में रहते थे। पापा ने एक घर, जमीन, प्लॉट लिया था, लेकिन वो जो प्लॉट था ना, शमशान घाट के पास में था। कॉलोनी तो धीरे धीरे सब बन गई थी, कमरा भी बन गया था लोगों का। मेरे पापा ने वो जो प्लॉट था उसको चार दीवारी तो कर दिया था, लेकिन अभी तक बनवाए नहीं थे। वो चाह रहे थे कि इस कॉलोनी को डेवलप हो जाए और तब वो लास्ट में अपना घर बनवाए। और आखिरकार किराए में रहते रहते बहुत साल हो गया था और ऊपर से मेरे रिश्ता की बात चल रही थी। मेरे पापा ने कहा था कि हाँ, अपना मकान है, अपना ज़मीन है यहाँ पर, लेकिन हम तो खुद किराए के मकान में थे। अब जब रिश्ते वाले आते तो किराए का घर थोड़ी दिखाना था, उनको तो अपना ही घर दिखाना था। अब जैसे तैसे रिश्तेदारों से कुछ पैसा, कुछ कर्जा, अब पापा का प्रोविडेंट फंड, उसमें से पैसा निकाल करके उस घर को, जो खाली प्लॉट था, आधा अधूरा जो बना हुआ था, उसको पूरा किया गया। इसके बाद हम लोग उस घर में शिफ्ट हो गए थे।
अब रिश्ते वाले भी आए, देखा भाई हाँ लड़का का अपना घर है, द्वार है, सब कुछ है, शहर में है, गांव में भी है, तो रिश्ता तो एक तरह से पक्का ही हो गया था। बस अभी शादी का डेट फिक्स नहीं हुआ था। लेकिन अब मुझे टेंशन थी कि इतना सारा पैसा अब कहाँ से आएगा, पापा का हाथ तो बिल्कुल अब खाली हो चुका है। मैं थ्री व्हीलर चलाने के काम करता था, उसमें इतनी आमदनी नहीं थी कि उस पैसे को जोड़ करके मेरा शादी ब्याह हो सके। वो तो खर्चा चलाने वाला बस उतना ही पैसा निकल पाता था कि मैं अपने परिवार को खर्चा चला सकूं। इससे ज़्यादा तो मैं बचत नहीं कर सकता। आखिरकार मैं थोड़ा उदास रहने लगा। पिताजी भी टेंशन में थे कि चलो रिश्ता तो तय हो गया, अब तो कहीं से कर्जा भी नहीं मिल रहा है। जितने जगह रिश्तेदारी थे उनसे सबसे मांग लिए, और वो सब तो कह रहे थे कि पहले जो अब कर्जा लिया था उसको तो पहले भुगतान करो, अब फिर अगली कर्जा की बात करो। बात भी उनका सही था। अब तो कोई आसरा नहीं रह गया था। गांव का जमीन था, उस पर तो केस मुकदमा पहले ही से चल रहा था, तो उसको तो हाथ लगा ही नहीं सकते थे। अब मैं भी बहुत टेंशन में रहता था, माँ भी टेंशन में रहती थी। अब मेरी सिस्टर जो थी, दोनों के दोनों, वो भी जब ये सब बात हुआ तो वो भी लोग टेंशन में हो गए थे। और वो कहने लगे भैया जहाँ तक हो सकेगा थोड़ा बहुत हम मदद करेंगे। लेकिन थोड़ा बहुत का मामला तो नहीं था, मामला तो कुछ ज़्यादा ही था। अब बहने से पैसा कौन लेना चाहेगा। मैं तो खुददार किस्म का इंसान था। अब पापा भी ये गलती कभी नहीं कर सकते। तो आखिरकार मैं टेंशन में रह करके ऑटो रिक्शा चलाता रहा। लेकिन जब हम इस घर में आए ना, तो ये घर हमारे लिए मनोहर तो नहीं था। जो शमशान घाट हमारे घर के आगे में था, और लोग बाग कहते थे कि सुबह उठ करके शमशान का मुंह नहीं देखना चाहिए, अशुभ होता है। कई तरह के कारण बता रहे थे, लेकिन ये घर मेरे लिए अशुभ नहीं था। जब से मैं इस घर में आया और थ्री व्हीलर चला रहा था, अब पहले से मेरी आमदनी डबल हो गई थी। मैं मेहनत करता था, सुबह निकलता था, देर रात को आता था, और कुछ पैसा अब जोड़ने लगा था। जब ज़्यादा आमदनी होने लगी तो जो भी खर्च से पैसा बचता था मैं उसको इकट्ठा करने लगा था, ताकि उससे मेरी शादी हो सके। ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लो। लेकिन दिमाग में वही सब टेंशन चलता रहता था, कितना सारा पैसा लगेगा, मैं कहाँ से ले आऊँगा। और ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा, महीना 2 महीना। मैं उसी शमशान घाट की रोड से निकलता था, सुबह जाते हुए और रात को आते हुए। लेकिन वहाँ पर लोग कहते हैं कि डर लगता है, ऐसा मेरे को कभी भी महसूस नहीं हुआ। अब जो कॉलोनी के लोग थे वो भी कहते थे कि भाई यहाँ तो हमें कोई डर ही नहीं लगता, जैसे आम जगह होती है वैसे भी ये जगह है, शमशान से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब लोगों का अपना अपना मत था, अपना अपना विचार था। अब मैं भी पहले तो डरा करता था कि अरे बाप, यहाँ तो शमशान घाट है, वहाँ तो रहना नहीं चाहिए, वहाँ तो भूत प्रेत होते होंगे, रात को दिखाई देते होंगे और हमें पकड़ लेंगे। मैं डरता था। लेकिन पिताजी समझाते थे कि देखो बेटा, जहाँ पर इंसान रहना शुरू कर देता है ना, अकेले नहीं झुंडों में, अब तो कॉलोनी बन चुकी है ना, तो वहाँ पर भूत प्रेत भी नज़र नहीं आते। जिस घर में दिया बाती जलने लगती है, भगवान का पूजा होने लगता है, तो घर एक तरह से पवित्र हो जाता है। आसपास चाहे जितनी भी नेगेटिव एनर्जी हो, लेकिन घर की तरफ वो आ नहीं सकती। लोग बाग, ज्ञानी लोग सब यही कहते थे, मेरे पापा भी यही बताते थे। लेकिन बात कुछ उलट थी। हमारे घर में तो शांति का माहौल था, सब कुछ सही चल रहा था, आने जाने में भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं थी। मैं एक रात को अपने ऑटो रिक्शा लेकर के घर की तरफ लौट रहा था। आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था, रात के करीब 11:30 या 12 बजने का टाइम हो रहा होगा। और तब मैं अपने घर की तरफ लौट रहा था। जब मैं शमशान घाट के करीब से गुजरने लगा तो वहाँ पर कुछ मुझे अलग सा लगा, कुछ उसके अंदर में हलचल सी महसूस होने लगी थी। अब शमशान घाट तो खुला ही रहता था, उसमें तो कोई दरवाज़ा था नहीं, और अंतिम क्रिया जो होती है वो तो सूरज डूबने के बाद में होती नहीं। तो आखिर वहाँ पर जो हलचल थी किस चीज़ की थी, कुछ आवाज़ सी आ रही थी, कटर पटर की। अब मैं देखते हुए धीरे धीरे
आगे की तरफ ड्राइव करता जा रहा था। और तभी मुझे उसी गेट का जो निचला हिस्सा था, सीढ़ियाँ बनी हुई थी, और वहाँ पर एक लड़की मुझे बैठी हुई नजर आई। बेहद ही खूबसूरत और बड़े ढंग के कपड़े पहन रखी थी। देखने में किसी बड़े घर की लग रही होगी। ये इतनी रात को शमशान घाट की सीढ़ियों पर वो बैठी क्या कर रही है? अब मैं रुका नहीं, धीरे धीरे चलता हुआ उसकी तरफ देखता रहा। लेकिन वो शायद मुझे ही देख रही थी, जाते हुए देख रही थी। लेकिन ना तो उसने कोई आवाज़ दिया और ना मैंने उससे कुछ पूछा। अब मैं धीरे धीरे उस जगह से निकलता चला गया, अपने घर पहुंच गया था। लेकिन उसका चेहरा मेरे दिमाग में बस गया था। काफ़ी खूबसूरत लड़की थी, देखने में किसी परी की तरह लग रही थी, और जो चेहरा मोहरा था वो तो गजब का आकर्षक था। लेकिन इतनी रात को शमशान की सीढ़ियों पर बैठ करके क्या कर रही थी? हाँ, अंदर में वो खटर पटर की आवाज़ क्या चल रहा था? तो उस रात को क्या हो रहा था शमशान घाट में, मैं समझ नहीं पाया था। अब रात ज़्यादा हो चुकी थी, तो मैं भी अब थोड़ा बहुत खा करके अपने कमरे में जा करके सो गया। लेकिन उसका जो चेहरा था मेरे दिमाग में बसा हुआ था। मैं कल्पना करने लगा था कि काश ऐसी ही मेरी पत्नी होती तो कितना मज़ा आता। बहुत सुंदर उसका चेहरा था, और वो उन्हीं ख्यालों में मैं खो गया था, और फिर गहरी नींद में चला गया था। और सपनों में वही लड़की अब मुझे नजर आ रही थी, जो कि सीढ़ियों पर बैठी हुई थी। अब मैं वहाँ से ऑटो में नहीं बल्कि पैदल ही चल रहा था, और उसी तरफ जा रहा था जैसे मैं ऑटो से जा रहा था। और नज़दीक जब पहुँचा तो वो लड़की मुझे सीढ़ियों पर बैठी हुई दिखाई दे रही, और वो मुझे इशारा करके अब बुला रही थी, आओ आओ, आवाज़ भी दे रही थी। अब मैं उसके पास चला गया, और वो मुझे देख करके मुस्कुराने लगी, अब मैं भी उसको देख करके मुस्कुराने लगा। और तब उसने कहा कि आओ हम अंदर चलते हैं, अंदर चल करके बात करेंगे। मैंने बोला ये तो शमशान घाट है, मैं तो अंदर नहीं जाऊंगा, वहाँ तो रात के टाइम जाना वर्जित होता है। लोग बाग कहते हैं कि अंदर में भूत प्रेत होती है। तो वो हंसते हुए कहने लगी, अरे नहीं नहीं, सब झूठ बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। चलो मैं अंदर चल करके बैठेंगे, बात करेंगे। मैं डरता हुआ और उसके साथ चल पड़ा। अब अंदर गया तो शमशान तो वहाँ थी नहीं, वो तो एक बगीचा जैसा लग रहा था। किस्म किस्म के फूल उसमें लगे हुए हैं। एक बड़ा ही आकर्षक अनुभव हो रहा था उन फल फूलों की बगीचा देख करके, जिनमें से तरह तरह की खुशबू निकल रही थी, और उन खुशबुओं से मैं एक तरह से मदहोश होते जा रहा था। और वो लड़की कह रही कि देख लिया, ये तुम्हें लग रहा है कि शमशान घाट है, ये देख लिया ना, ऐसा तो नहीं होता ना शमशान घाट। मैं कहती थी ना कि तुम्हें बहुत आनंद आएगा, अंदर तो आओ। और तभी एक खूंखार चेहरा मुझे फूलों के क्यारी के बीच में दिखाई दिया, जो अपने पंजों के बल बैठा हुआ था, और देखने में भयानक शक्ल थी उसकी। अब मैं उसकी तरफ देख करके डर गया। अब बोलने लगा, ये देखो, यहाँ पर भूत बैठा हुआ है, वो मुझे खा जाएगा, वो मेरी तरफ घूर रहा है। तब वो लड़की ने देखा और उसको डांटते हुए कहने लगे, अरे भाग जा यहाँ से, ये मेरा दोस्त है, इसकी तरफ देखना भी मत। और इसके बाद जैसे मेरी बेचैनी बढ़ गई थी, मैं घबरा गया था, और अचानक मेरी नींद खुल गई। नींद खुली तो मैं पसीने से नहाया हुआ था, अपने बिस्तर पर पड़ा हुआ था और डरा हुआ था। कहा जाए तो बेहद डरा हुआ था मैं उस सपना को देख करके। अब फिर मुझे एहसास हुआ, अरे ये तो सपना है। सपना अक्सर इंसान देख लेते हैं जिसको ज़्यादा याद करते हैं। शायद वो लड़की मेरे दिमाग में बस गई है और इसीलिए वो सपने में आ रही थी। इसमें डरने वाली क्या बात है। पानी वानी पी करके मैं फिर सो गया था। सामान नींद आ चुकी थी। अब फिर मुझे कोई स्वप्न नहीं आया। मैं पूरी सुबह तक सोता रहा। सुबह उठा ना तो शरीर थोड़ा भारी भारी सा था। लगने लगा कि कहीं बुखार ना चढ़ जाए। शरीर हल्का फुल्का गर्म भी था, लेकिन अब काम पर भी तो निकलना था। अगर मैं नहीं जाता तो शादी के लिए पैसा कहाँ से जोड़ पाता। अब माँ मेरे शरीर को देख करके कहने लगी,
जब टच किया तो बोलने लगी कि बेटा तुझे बुखार लग रहा है, आज रुक जा, आज काम पर मत जा। लेकिन मैं माँ को समझा दिया, नहीं माँ, अगर मैं घर में बैठूंगा तो इतना खर्चा है शादी का, सारा सामान इकट्ठा करना है, तो कहाँ से आएगा। अब तो कोई कर्जा देने वाला भी नहीं है। अब माँ क्या बोलती, बेचारी चुप रह गई। अब मैं अपने काम पर निकल गया। अब शायद रात के 10 बज रहे थे जब मैं उसी जगह से गुजरने लगा, शहर की तरफ से अपनी कॉलोनी की तरफ आ रहा था। आज तो कोई ना 11:30 बजा था ना 12 बजा था, आज तो 10 ही बज रहा था। शरीर में थकान से हो रही थी। अब मैं अपना ऑटो रिक्शा लेकर के और उसी शमशान के घाट की तरफ से निकलता आ रहा था जहाँ पर पिछली रात को उस लड़की को सीढ़ी पर बैठे देखा था। और जैसे ही उस जगह पर पहुंचा, अरे ये क्या, वो लड़की आज भी दिखाई दी, उसी कपड़े में, उसी स्टाइल में बैठी हुई। हम एकदम हैरान रह गया था कि भाई ये कौन सी कॉलोनी की लड़की है, ये कहाँ से आ जाती है, रात में क्या करती है इस जगह पर बैठ करके। मैं धीरे धीरे अपना ऑटो रिक्शा चलाता हुआ अब गुजरने लगा और तभी उस लड़की ने आवाज दे दिया, रुकना जरा, रुकना जरा। मेरे पैर अचानक ब्रेक पर लग गए। थ्री व्हीलर रुक गया और लड़की छलांगे मारती हुई हिरनी की तरह और दौड़ती हुई हमारी ऑटो रिक्शा के पास आ गई। मैं जब नज़दीक से देखा तो रात का सपना मुझे याद आने लगा। ये तो ऐसी खूबसूरत थी, इतनी सुंदर इसका चेहरा मोहरा। अब तो मैं बिल्कुल नज़दीक से देख रहा था और वो कहने लगी, क्या तुम मुझे आगे छोड़ दोगे शहर के साइड में। मैं एकदम कुछ बोल ही नहीं पाया उस वक्त में। मैं तो अपने घर लौट रहा था। मैंने बोला, इस वक्त में, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। वो उदास सी हो गई, कहने लगी, मैं तो बड़ा उम्मीद करी थी कि तुम छोड़ दोगे मुझे, और तभी मैं तुम्हें आवाज़ दिया था। उसकी आवाज़ में एक अपनापन था, जैसे वो मुझे बरसों से जानती हो। और वो कोई शिष्टाचार की भाषा नहीं कर रही थी, वो आप नहीं तुम करके बुला रही थी। अब मुझे लगने लगा कि जब इतनी लड़की रिक्वेस्ट कर रही है तो थोड़ी देर का मामला है, छोड़ के आ जाता हूँ। अब फिर मैंने बोला, हाँ हाँ चलिए बैठ जाइए, मैं छोड़ देता हूँ आपको। अब मैं ऑटो रिक्शा मोड़ लिया था। अब मुझे ज्ञात नहीं था कि जिस लड़की के साथ मैं आज सफ़र कर रहा हूँ, ये तो इस दुनिया में रहती ही नहीं है, ये तो दूसरी दुनिया की लड़की है। अब मैं उसके साथ अब सफ़र कर रहा था। मैं उस लड़की को लेकर के चल पड़ा। वो मेरे बारे में बहुत सारी जानकारियाँ ले रही थी। तो मैंने भी पूछ लिया कि मैडम, शमशान घाट पर आप क्यों, कल रात भी मैंने आपको देखा था और आज रात को भी यहाँ पर बैठे देखा, तो यहाँ पर क्यों आती हो, आपका घर कहाँ पर है, इस शमशान घाट से आपका रिश्ता क्या है। तब वो थोड़ा उदास हो गई और रोते हुए कहने लगी कि इस शमशान घाट से बहुत रिश्ता है, आज तुम समझ नहीं पाओगे, धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा, आज नहीं फिर कभी बताऊंगी, आप मुझे अपने घर पर छोड़ दो। हाँ, मैं उसके बताए हुए रास्ते पर चलता जा रहा था। आखिरकार हम शहर के स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच गए थे। अब फिर वह एक अंधेरे सुनसान घर के पास में बोली, बस यहीं रोक दीजिए, मेरा घर आ चुका है। अब फिर वो कहने लगी कि अपना किराया बताइए। मैंने बोला, आपसे क्या लेना पैसा, आप इतनी सुंदर हो, सुशील हो, अच्छे घर की लगती हो। तो हंसते हुए कहने लगी कि नहीं नहीं, पहले अपना किराया बताइए कितना हुआ। लेकिन मैं मना करता रहा कि नहीं नहीं मैडम, आप रहने दीजिए, फिर कभी बैठेंगे तो मैं आपको किराया बता दूंगा, इकट्ठे ले लूँगा, अभी तो आप रहने दो। लेकिन वो जीत करती है कि नहीं, ऐसे आप खाली नहीं जाओगे। अब फिर शायद उसने बहुत करारे से नोट निकाले, जो कि कई गुना मेरे भाड़े से ज़्यादा थे, मतलब वो हज़ारों रुपए में थे वो। और वो मुझे पकड़ा दी, बोली, आज तो इतना ही है, कल मैं फिर जब आऊँगी ना तो और पैसा दूंगी। अब फिर दौड़ती हुई अपने उस अंधेरे घर की तरफ भाग गई और देखते देखते
मेरी आंखों के सामने से अब गायब हो चुकी थी। अब मैं इतना सारा पैसा देख कर के आश्चर्य में था। अरे ये तो बहुत ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। इतना किराया तो होना नहीं चाहिए, लेकिन सोचा कि ये तो शायद बहुत पैसे वाली लड़की है। कपड़े भी बहुत ढंग के पहन रखे थे, शरीर पर जेवर भी मैं देख रहा था, कपड़े भी बहुत महंगे वाले थे, और जो खुशबू लगा रखी थी वो तो बहुत काफ़ी महंगा था, जिसकी मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता। कितना महंगा वो स्प्रे था जो खुशबू मुझे महसूस हो रही थी। अब अपना ऑटो रिक्शा घुमा करके अपने घर की तरफ चल पड़ा था। जब वो शमशान घाट के पास में आया ना, तो वहां पर मुझे एक साया नजर आया, जैसे मैंने सपने में देखा था। वैसे ही पंजों के बल बैठा हुआ किसी जानवर की तरह गेट पर मुझे दिखाई दिया। एक नज़र में देखते ही मुझे लगा कि वो कोई डॉगी है, कोई कुत्ता है। लेकिन जब मैं ध्यान से देखा तो मुझे लगा कि जैसे सपनों में देखा था ना, अब वैसे ही मुझे लग रहा था, भयानक शकल वाला। अब मैं तेजी से अपना जो थ्री व्हीलर का चिल्टर एक्सीलेटर दबा दिया और अपने घर की तरफ लौट गया। मैं उस रात बहुत खुश था, बहुत सारा पैसा आ गया था। उस लड़की से मेरी दोस्ती भी हो गई थी। अनजान लड़की थी जो अब अभी तक अपना नाम भी नहीं बताई थी, न मैंने पूछा था, लेकिन उससे दोस्ती हो गई थी। मन में एक तसल्ली सी थी। अब मैं फिर खाना वाना खा करके ये बात अपने ना पिता को बताया ना माँ को बताया। अब चैन की नींद सो गया था। रात को कोई भी सपना कुछ भी नहीं आया। बड़े आराम से मैं पूरी रात सोया था। अब जो शरीर की जो हरारत थी अब वो कम हो गई थी। जो मुझे बुखार चढ़ा हुआ था ना, हल्का फुल्का जो मुझे महसूस हो रहा था सुबह में, अब वो ठीक हो गया था। सुबह उठा तो बड़े फ्रेश मूड में था। अब मैं माँ से बोला जल्दी जल्दी माँ नाश्ता बनाते, निकलना है मुझे। और वो जो नोट लड़की ने दिए थे मैंने माँ को पकड़ा दिया। करारे करारे नोट देख करके माँ आश्चर्य में रह गई। अरे इतना सारा पैसा कहाँ से लाए बेटा, इतना तो कभी रोज कमाता नहीं है। मैंने माँ से बोला कि माँ अब हर सवारी तो एक जैसी नहीं होती ना, एक सवारी ने मुझे आप समझ ले बख्शिश के रूप में दिया है। और वो कहने लगी इतना सारा पैसा। मैं माँ के हाथ में पकड़ा दिया। मैंने बोला माँ मुझे नाश्ता खिला दो ताकि मैं काम पर निकलूं। इसके बाद अपने काम पर निकल गया था। जब उधर से आया ना तो रात के आज ज़्यादा ही लेट हो गया था। आज मेरी कमाई भी ज़्यादा हुई थी, कई गुना कमाई हुई थी। अब मैं बहुत खुश था कि चलो अब तो मेरी कमाई बढ़ गई है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे कर्जा मिले या ना मिले, मैं अपनी कमाई के पैसे से ही अपना शादी कर सकता हूँ। और उसी शमशान घाट के रास्ते पर अब मैं आ गया था। और जब मैं वहाँ पहुँचा ना तो वही लड़की बैठी हुई थी सीढ़ियों पर, वही कपड़ा, कोई कपड़े में बदलाव नहीं, कोई स्टाइल में बदलाव नहीं, सब कुछ पुराने जैसा ही दिख रहा था। और मुझे देखते ही आवाज़ लगाती कि आज तुमने देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मुझे अपने घर जाना है, क्या आज छोड़ दोगे ना। मैं एकदम खुश हो गया उसको देख करके। अब बोला हाँ हाँ जल्दी से आ जाइए। और दौड़ती हुई आई और मुस्कुराते हुए ऑटो के पिछली सीट पर बैठ गई। और तब मैंने ध्यान दिया कि वही जो साया मैंने कल देखा था, जो पंजों के बल में था, किसी जानवर डॉगी की तरह लग रहा था, और मुझे उसकी एक झलक दिखाई दी तो मैं एकदम डर गया था। और तब मैंने उस लड़की से पूछा कि वो एक साया सा मुझे दिखा है वहाँ पर, किसी कुत्ते की तरह लग रहा है लेकिन कुत्ता है नहीं। तो वो हंसते हुए कहने लगे अरे अरे कुछ नहीं, वो एक्चुअल में एक कुत्ता ही है, श्मशान में भी रहता है, बाहर भी आता रहता है। अब तुम्हें लगा होगा कि कोई भूत ऊत तो नहीं है, ऐसा नहीं है, मैं भी तो यहाँ पर बैठती हूँ ना। अब फिर मैं कहने लगा कि आप मैडम एक चीज़ बात बताइए कि इस शमशान में आप आती क्यों हैं, आके करती क्या है। वो फिर उस बात को गोल कर गई, कहने लगी अभी समय नहीं है इस बात का, मैं क्यों आती हूँ क्या करती हूँ फिर कभी बताऊंगी, अब मुझे घर छोड़ दो, मुझे आराम भी करना है। फिर मैंने उसको उसी जगह पर छोड़ दिया था और उसने फिर वैसे ही पैसा दिया, करारा करारा नोट।
और वो भी कई गुना ज़्यादा। मैं तो एकदम हैरान रह गया देख करके। अब मैं मना कर दिया कि नहीं मैडम, आपने तो इतने सारे पैसे कल मुझे दे दिए हैं, अब मैं इतना पैसा तो नहीं लूँगा। अब वो मेरी मुट्ठी में पैसा पकड़ा करके अब फुर से उड़ गई, जैसे कोई चिड़िया उड़ जाती है, दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चल गई। देखते ही देखते मेरे आंखों से अब गायब हो चुकी थी। और फिर मैं जब शमशान घाट के पास पहुंचा ना, तो अचानक मेरी नज़र उसी तरफ पड़ी। मैंने देखा वही जानवर जैसा दिखने वाला, अब वो गेट पर खड़ा था। अब वो पंजों के बल नहीं था, एक इंसान की तरह खड़ा मुझे दिखाई दे रहा था। और हाइट भी अच्छी खासी थी, दिल डॉल भी अच्छा खासा था। अब वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कोई जानवर है। आंखें लाल लाल चमकती दिखाई दे रही थी। अब मैं तो देख करके एकदम सारे शरीर में कंपकपी सी ले गई थी। मैं एकदम डर गया था, मेरे शरीर के रोम रोम खड़े हो गए थे। अब मुझे लगा कि कहीं ये भूत तो नहीं है, इतना मैं डर चुका था उसको देख करके। अब वो मेरी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहा था। अब फिर मैं उस जगह पर बिल्कुल नहीं रुका, तेजी से एक्सीलेटर का दबाव बढ़ा दिया और फिर अपने घर पर। लेकिन घर पर पहुंचा ना, तो मैं बिल्कुल डरा हुआ था, बेहद डरा हुआ था। अब मेरी हालात देख कर के माँ कहने लगी, अरे बेटा, इतना घबराया हुआ क्यों है? क्या तूने देख लिया रास्ते में? क्या किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ है ना? मैं सांस लेते हुए कहने लगा कि नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं माँ, शमशान घाट है ना। अब फिर मैं चुप हो गया। तो माँ बोली, हाँ हाँ आगे तो बोल, हुआ क्या शमशान घाट पर? मैंने बोला कि माँ, वहाँ पर मुझे पहले एक जानवर दिखता था, जैसे कोई कुत्ता हो, डरावना सा लगता था। लेकिन आज मैंने जो देखा कि वही जानवर दिखने वाला जो चेहरा था, और वो एक इंसान की तरह दिखाई दे रहा था। और डिल डॉल भी अच्छी खासी थी और लंबाई भी काफ़ी था। आंखें उसके अंगार की तरह दहक रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें। और वही देख करके मैं डर गया था। तो माँ, ये क्या हो सकता है? मैं उस लड़की की बात बिल्कुल बोल कर गया था, बताया नहीं। कहीं माँ गलत ना समझ ले, मुझे डांट न दे। और उस लड़की से तो मेरे अच्छी खासी कमाई अब शुरू हो गई थी, हजारों रुपए दे रही थी, करारे करारे नोट। और कुछ ही दिन में तो ऐसा पैसा कमा सकता था कि मेरी मजे से शादी हो सकती थी। आइए भला बात को अपनी माँ से क्यों बताऊंगा। अब माँ कहने लगी, करे बेटा, तू ऐसा कर, जब आया करना शमशान घाट की तरफ मत देखा कर, वहां तो ऐसी शक्तियां होती रहती हैं, तो उस तरफ तू मत देखा कर। और देख, आते और जाते वक्त हनुमान चालीसा का पाठ जरूर किया कर, भगवान तेरी रक्षा करेंगे। अब डर मत, अब तू घर में है, ऐसी कोई बात भी तो नहीं हुई। अब फिर मैंने माँ की बात समझ गया था कि मुझे क्या करना चाहिए। माँ ने सही बताया था कि हनुमान चालीसा जब भी डर लगे अब पढ़ लो, मन शांत हो जाएगा, डर गायब हो जाएगी, बुरी शक्तियाँ पास में नहीं आएगी। सबसे अच्छा अचूक मंत्र तो यही है। अब फिर मैं उस लड़की से अब रोज जब वापस आता शहर से, चाहे रात के 9 बजे हो, चाहे 10 बजे हो, चाहे 11 बजे हो, वो लड़की मुझे जरूर मिलती थी। वो मेरा इंतज़ार करती रहती थी कि कब मैं अपने ऑटो रिक्शा लेके आऊँ और वो मुझे आवाज़ दे, और फिर मैं उसको बिठाऊँ और उसके उस घर पर छोड़ के आऊँ जो अंधेरे में डूबा रहता था। अब तो ये रोज का नियम बन गया था। लेकिन इसके बाद जब मैं वापस आता था ना, तब मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि शमशान घाट की तरफ, उस दरवाजे की तरफ देखूं, जहाँ वो विचित्र सा व्यक्ति मुझे अब खड़ा दिखाई देता था, और उससे मैं डर जाता था। और तब मैं हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देता था, और फिर लगता था कि हाँ, मेरे साथ में कोई है, कोई पावर है, कोई शक्ति है। और फिर वो मुझे दिखाई नहीं देता था। अब इस तरह करते करते काफ़ी दिन हो गए, बहुत सारा पैसा मैंने उस लड़की से कमा लिया था। अब तो मुझे कहीं से भी कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं थी, इतना सारा पैसा मेरे पास इकट्ठा हो गया था। माँ भी खुश थी, पापा भी खुश थे, हर एक मेरी बहनें भी खुश थी कि चलो अब किसी से कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं है, सब काम मज़े से हो जाएगा।
अभी तो पैसा आता ही जा रहा था, और इस तरह चलता रहा तो मैं तो लखपति बिल्कुल बन सकता था उस लड़की के कारण। तो आखिर उस लड़की के पास इतना पैसा कैसे है? क्या वो अरबोपति की बेटी है? अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि उसको पैसे की कोई वैल्यू थी ही नहीं, कि वो कितना पैसा मुझे दे रही है और क्यों दे रही है, क्या मुझसे वो प्यार करती है। लेकिन मेरी तो रिश्ता तय हो चुका था, मैं उसको बता भी चुका था। ऐसा तो वो चाहत बिल्कुल नहीं रखती थी। तो क्या वो मेरी सिर्फ मदद कर रही थी? मदद करने के लिए मुझे मिलती थी। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो पहले मुझे इजहार कर देती, लेकिन ऐसा कुछ उसने बोला नहीं था, और इस तरह ही चल रहा था। अब ये बात काफ़ी दिन तक चली गई थी, पैसा बहुत कमा लिया, लेकिन जब भी मैं उस लड़की को छोड़ करके शमशान घाट की तरफ आता ना, तो हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं भूलता था। और जब हनुमान चालीसा पढ़ता ना, तो वो साया, वो जो मैं देखा करता था पहले, और वो मुझे नज़र नहीं आता था। अब तो मेरा ऐसे ही नियम बन गया था। लेकिन वो बरसात वाली रात थी, और जब मैं उस लड़की को छोड़ के गया तो अच्छा खासा मौसम था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि कहीं बारिश हो रही हो। वो लड़की आज कुछ बोल नहीं रही थी। मैं उससे पूछा भी कि आप इतना शांत क्यों हैं, तो कहने लगी कोई विशेष बात नहीं है, शायद मैं अब आपसे बहुत कम ही मिल पाऊंगी। तो मैं चौंक गया कि ऐसे क्या बात हुई। वो कहने लगी कि फिर कभी मिलेंगे ना तब बताऊंगा। वो हर बात को गोल कर जाती थी, बताती थी। मैं कितनी बार पूछा था कि आखिर शमशान घाट से आपका रिश्ता है, किसके लिए आती है? क्या यहाँ पर कोई आपका परिजन का अंतिम संस्कार हुआ है? क्या आपकी माँ है, क्या आपके पिता हैं, या कोई और परिजन है? शायद उन्हीं से आपका आस्था जुड़ा हुआ है ना, तभी तो आती है ना यहाँ पर उनकी याद में। अब वो मुस्कुरा देती थी, उससे आगे कुछ बोलती नहीं थी। अब मैं समझ गया था कि ये बताना ही नहीं चाहती है। चलो, इसका पर्सनल मैटर है, और हमें तो पैसा मिल रहा था, तो मैं क्यों अपने ग्राहक को खराब करूं। और उसके दिल में अगर चाहत होती मेरे प्रति, तो ज़रूर मुझसे वो कोई ना कोई इशारा करती, बताती, या अपने प्रेम का इजहार करती। हाँ, मेरे दिल में ज़रूर अंकुर फूटे थे, लेकिन मैं उसको देख लिया कि वो दूर रहने वाली लड़की है, मेरे करीब नहीं आ रही है। अब तो रिश्ता भी हो गया था, तो मैं भला उसकी चाहत क्यों करूं। मैं अब बस उसको दूर से ही देखता था, देख करके ही दिल में चैन पड़ जाता था। लेकिन वो आज उदास थी, ऐसा लग रहा था कि बस कुछ बोल ही नहीं रही हो, चुपचाप शांत बैठी हुई। और मैं अपना ऑटो रिक्शा चलाते हुए अब उसके उस घर के पास पहुंच गया। और जब फिर उतरी तो वैसे ही करारे करारे नोट उसने बहुत सारा दिया। अब बोली कि कल से मैं शायद आपको ना मिलूं, आप मिलूंगी तो कोई मालूम नहीं कि कब मिलूंगी, तो कल से मेरा इंतज़ार मत करना, और अपना जो शादी ब्याह है उसको आप करो। अब तो आपके पास इतना पैसा इकट्ठा हो गया था, क्योंकि मैं हर एक बात उससे शेयर किया था कि मैं कितना गरीब हूँ, कैसे मेरी बहनों की शादी हुई, और मेरी शादी का रिश्ता तय हो चुका है, पैसा नहीं था। और तब इसी कारण से शायद उसने मेरी मदद किया था। अब मैं खुद उदास हो गया था उसकी बात सुन करके कि चलो मैडम, अब आप आओगे नहीं तो मेरा तो दिल ही टूट जाएगा। मैं तो हर शाम को आपके बारे में सोचता हूँ, इंतज़ार करता हूँ कि चल कर के मैडम को अभी छोड़ना है घर पर, और उसके बदले में मैडम बहुत सारा पैसा देगी। वो हंसने लगी थी मेरी बात सुन करके, कहने लगी कि मिलेंगे ना, मैं आपसे दूर नहीं जा रही हूँ, लेकिन आज नहीं, कल नहीं, अब पता नहीं कब मैं फिर आपसे मिलूंगी। अब फिर वो दौड़ती हुई अपने घर की तरफ चली गई थी। अब मैं उदास था कि आखिर अब ये क्यों नहीं शमशान घाट जा रही है, क्या कारण है। चलो, इसका पर्सनल मैटर है, अब इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ। अब मैं ऑटो रिक्शा लेकर के धीरे धीरे अपना घर की तरफ लौटने लगा। जब शमशान घाट के पास पहुंचा तो अचानक मेरी जो मन था, देखने को चाहा कि मैं उस तरफ देखूं। अब बस देखा, वही तो मेरे लिए सबसे बड़ा काल बन गया था। हनुमान चालीसा का मैं पाठ बिल्कुल नहीं किया था उस रात, और देखा तो मेरे करीब में ही वो भयानक शक्ल वाला इंसान खड़ा था, जो पहले किसी जानवर का तरह दिखता था।
अब बिल्कुल ऑटो रिक्शा के अब पास में आ गया था। पहले तो सीढ़ियों पर नजर आया, अब फिर सेकंडों नहीं लगा वो मेरे पास आकर के खड़ा हो गया। अब मुझे अपनी लाल लाल आंखों से घूरता हुआ कुर्राने लगा और ऐसे ऐसी आवाज करने लगा जैसे कोई जानवर करता हो। मैं तो देखते ही समझ गया कि ये इंसान नहीं हो सकता है। ये कोई शक्ति है, काली शक्ति है या कोई शैतान प्रेत है। मैं भागना चाहा वहां से, भागना चाहा, लेकिन मैं एकदम भाग नहीं पाया। हाथ पैर जैसे मेरा कांप रहे थे। ऑटो रिक्शा चला नहीं पा रहा था। और तब तक तो वो मेरी गर्दन पर हाथ डाल दिया था, गले पर। अब मुझे पकड़ करके एक झटके से और नीचे गिरा दिया। अब फिर जैसे लगा कि मेरे शरीर पर वो कूदने वाला है। और इतना शक्तिशाली इंसान देख करके अगर वो मेरे पर कूद जाता तो मेरी जान ही निकल जाती। और तभी वो मेरे मन में बात आ गई कि ऐसे वक्त में और हनुमान जी का याद कर लेना चाहिए। और वही मैंने कर लिया। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही पाठ पढ़ना शुरू किया वो तो जैसे दूर होते गया, दूर होते गया। जैसे जैसे मैं हनुमान चालीसा पढ़ता जा रहा था और वो शक्ति मेरे से, काली शक्ति जो थी, जो एक प्रेत की तरह मुझे नजर आ रही थी, मुझसे दूर होती गई, दूर होती गई। आखिरकार शमशान में वो पहुंच गई थी, शमशान के दरवाजे पर। और वो इंसान से वो फिर जानवर की तरह बन चुका था, जैसे मैंने सपने में देखा था। कई बार ऐसे भी देखा था, वैसे ही बन गया था। और फिर वो मोड़ करके दौड़ता हुआ किसी कुत्ते की तरह अंदर की तरफ दौड़ गया था और मेरी आंखों के सामने से गायब हो गया। अब मैं बेहद डरा हुआ, लेकिन हनुमान चालीसा पढ़ रहा था ताकि मेरी जान बच सके। जब देख लिया कि हाँ अब ठीक है, अब वो मेरे पीछे नहीं है, अब दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डरा हुआ तो जरूर था। हाँ, तब मैंने अपना ऑटो रिक्शा लेकर के घर की तरफ चला। घर पहुंच करके मेरी हालात बिगड़ने लगी थी, डर के कारण ना जाने क्यों। घर पहुंच करके अब मैं सर जो अपनी जो सारी बात थी अपनी माँ को बता दिया, उस लड़की की बात छोड़ करके कि माँ आज उसने तो मेरा को पकड़ लिया था, अब मेरे ऊपर कूदने ही वाला था। अब उसकी वजन इतनी थी कि अगर मेरे ऊपर कूद जाता तो मैं तो मेरी जान ही निकल जाती। अब माँ बेहद डर गई थी और फिर कहने लगी, बेटा तुमने हनुमान चालीसा का पाठ तेरे को बोला था ना कि उस जगह से जब भी तुम आओ और जाओ हनुमान चालीसा का पाठ जरूर कर लिया करो, भगवान तुम्हारी रक्षा करेंगे। लेकिन तुम्हारी गलती थी ना, तुम भूल गए, इसका ये नतीजा है। लेकिन अब घर में था, थोड़ा साहस तो था, लेकिन डर सारी रात लगा रहा। हालात ऐसे हो गए थे मेरे कि मैं बिल्कुल जरा सी आहट पर चौंक पड़ता था। सारी रात मैं सो नहीं पाया था उस डर के कारण से जो मेरे साथ में खेल हुआ था। लेकिन भगवान की कृपा थी, बजरंग बली की कृपा थी कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हुआ। लेकिन सुबह जब हुआ ना तो माँ ने पापा को सारी बात बता दिया। और तब पापा कहने लगे कि बेटा तुझे को तांत्रिक के पास ले चलता हूँ, क्योंकि तू सुबह शाम गुजरता रहता है उस जगह से, तुझे कोई रक्षा कवच दिलवा देता हूँ। और उसके बाद एक तांत्रिक के पास हम लोग गए, माँ भी गई और तांत्रिक से सारा हाल बता दिया उस लड़की की बात छोड़ करके। लेकिन वो तांत्रिक बहुत ही समझदार था, ज्ञानी था और वो सब कुछ समझ गया था कि मेरे साथ में क्या चल रहा था। और तब उसने बोला, खोलते ही छोड़ते ही बोला कि क्या तुम अभी भी उस लड़की से मिल रहे हो जो तुझे शमशान घाट पर दिखाई देती है? अब तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी उनकी बात सुन करके। अब मैंने बोला कि हाँ बाबा, मिलती तो है, उसको घर भी छोड़ जाता हूँ और उसके बदले में मुझे किराया भाड़ा भी मिलता है, वो तो एक आम लड़की है, तो उससे इस भूत से क्या लेना देना है। तब वो तांत्रिक कहने लगे, हाँ बेटा लेना देना है ना, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। आप ध्यान रखना कि उस लड़की से कभी ना मिलो। और फिर जो उन्होंने बताया तो मेरी रूह कांप गई थी। और वो कहने लगे कि वो लड़की कोई जिंदा इंसान नहीं है, वह एक आत्मा है और उसका संस्कार दाह संस्कार इसी शमशान में हुआ है।
वो अपने आप को ढूंढने रोज आती है उसी शमशान में, कि उसकी शरीर मिल जाए जिसमें वो समा सके, फिर वो नया जीवन पा सके। ऐसी चक्कर में वो रोज आती थी, तुमसे मिलती थी, तुम उसके घर पर ले जाकर छोड़ते थे जो वहां पर वो रहती होगी। तो बेटा मैं तो कहूंगा कि इन चक्करों में तुम आज से मत पड़ना। और जानते हो वो काला शैतान जो तुम्हें कुत्ते के नजर आता है, वो उसका कुत्ता था, उसकी हमेशा रखवाली करता था, और तभी वो साए की तरह उसके साथ रहता था उसी जगह पर शमशान में। अब तो मैं जैसे कांप गया था उनकी बात सुन करके कि आज के 21वीं सदी में साइंस के युग में ऐसा भी होता है, ऐसा भी आत्माएं होती हैं जो अपना ही शरीर को ढूंढने शमशान की तरफ जाए, अपना शरीर को ढूंढने। ऐसा क्या पॉसिबल है? लेकिन जब बाबा ने सब कहानी को डिटेल में बताया तो मुझे लगने लगा कि जो मेरे साथ में हुआ था ना, वो सब बिल्कुल सच था। उस लड़की ने अभी तक नहीं बताया था कि वो कौन थी, शमशान घाट में क्यों आती थी। अब उसका जो राज था, रहस्य था, खुल चुका था। इसके बाद एक रक्षा कवच बना के दिए थे और बोली कि अपने गले में डाल लो, इसको ध्यान रहे अपवित्र नहीं करना है, इसको स्वच्छ रखना है और इसको गले में अपने डाल कर रखना हमेशा। ये रक्षा कवच तुम्हारी हमेशा रक्षा करेगा, बुरी शक्तियों से दूर रखेगा। इसके बाद तो हमारी शादी वादी हो गई थी, बड़े धूमधाम से हो गई थी। लेकिन वो जो लड़की मेरी इतनी मदद की थी, मैं उसको भूल नहीं पाता। अब उस कॉलोनी को घर जो मेरा था वो तो हमने बेच दिया था और हम दूसरी कॉलोनी में घर ले लिए थे। पापा डरे हुए थे कहीं वो लड़की दोबारा नहीं मेरे जीवन में आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस लड़की ने जरूर बोला था कि अब मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, अब मिलूंगी कब कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या वो लड़की हमेशा के लिए चली गई थी कहीं पर? अब फिर इस घटना का अंत हुआ। और नहीं तो उस लड़की ने जितना मेरे को मदद किया था मैं तो उसको भूल ही नहीं सकता। अगर वो ना होती तो आज मेरी जिस शादी धूमधाम से हुई थी वो कभी भी नहीं हो पाती, ना इतना सारा पैसा मेरे पास में आ सकता। तो दोस्तों, ये है विवेक जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो मुझे आप बताना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी, अपनी घटना को आप शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये चैनल आप ही का है तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं हम अगले रोज एक नई कहानी, एक नई घटना में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।